अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप लोग खैर अफियत से होंगे। आज आपके लिए जिस नए मौजू का इंतखाब किया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। आज हम लॉजिक पर बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर जो है लॉजिक के मतलब मुख्तलिफ MCQs जो है वो तैयार किए गए हैं। तो ये MCQs जो हैं वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उम्मीद है ये MCQs जो हैं आपको इम्तिहान में कामयाबी के सिलसिले में भरपूर मदद जो है वो फराहम करेंगे। तो आज जो है वो जो हमारा मौजू है वो है लॉजिक, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। तो लॉजिक जो है उसके लिए उर्दू ज़बान में मंतक की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो लॉजिक दरअसल एक ऐसा इल्म है जिसमें फ़िक्र की सेहत के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, सोच की जांच पड़ताल की जाती है और मुख्तलिफ जो नज़रियात और अफकार हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है। बेसिकली मंतिक जो है, लॉजिक जो है, डेट इज़ आर्ट ऑफ रीजनिंग। तो इसमें जो फ़न इस्तदलाल है, जो रीजनिंग है, उसके बारे में जो है वो देखा जाता है कि मुख्तलिफ जो दलाइल दिए जाते हैं वो नताइज, वो दलाइल जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और उनका माखज़ क्या है, उनका आपस में तज्ज़िया किया जाता है और दुरुस्त हक़ैक़ को जानने की कोशिश है वो की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है कौन कौन से मौज़ूआत शामिल हैं और कौन से अहम MCQs को शामिल किया गया है। MCQs विद एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। तो जैसा कि इससे पहले मैं यही बात कर रहा था कि इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू लॉजिक का जो मज़मून है उसके बारे में इंतहाई अहम MCQs मिलेंगे और MCQs के साथ साथ उन पर मुख्तसर सी बहस भी होती चली जाएगी ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बेहतर हो सके। तो पहले है कि लॉजिक है क्या, व्हाट लॉजिक इज़। तो शुरू में जो है हमने इसकी डेफिनेशन शामिल की है। व्हाट लॉजिक इज़, लॉजिक क्या है। द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग इज़ कॉल्ड लॉजिक। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग यानी रीजनिंग जो है, जो इस्तदलाल है, जो दलाइल देना होता है, तो दुरुस्त दलाइल देने को लॉजिक कहते हैं। यानी रैशनल दलाइल हों, मंतकी दलाइल हों, अकली बुनियाद पर जो मयार पर पूरा उतरते हों, तो उन्हें जो है वो मंतिक या लॉजिक जो है कहा जाता है। द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग इज़ कॉल्ड लॉजिक। और एक और डेफिनेशन है, ए प्रॉपर एंड रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड लॉजिक। यानी किसी भी चीज़ के बारे में एक मुनासिब तरीके से और साइंसी तरीके से और एक रीज़नेबल तरीके से सोचना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना और उसके ऊपर आर्ग्यू करना, वो भी लॉजिक जो है वो कहलाता है। तो लॉजिक क्या है? ए प्रॉपर एंड रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड लॉजिक। एक और डेफिनेशन है, लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। के यहाँ ये ज़्यादा अहम इसमें बात की गई है, टेक्निकल बात है। लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ मेथड्स। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक बेसिकली स्टडी ऑफ मेथड है, एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए किसी चीज़ का जायज़ा लिया जाता है या किसी चीज़ का मुताला किया जाता है। तो लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। तो लॉजिक दरअसल किसी एक ख़ास तरीक़ेकार और कुछ असूलों के मुताले का नाम है। यूज टू डिस्टिंग्विश करेक्ट रीजनिंग फ्राम इनकरेक्ट रीजनिंग। यानी ये वो तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम दुरुस्त और गलत के दरमियान तमीज़ करते हैं या दुरुस्त दलाइल को गलत दलाइल से अलग करते हैं। तो लॉजिक जो है वो बेसिकली मेथड है, मेथड ऑफ थिंकिंग है और कुछ प्रिंसिपल्स का नाम है जिनके ज़रिए दुरुस्त और जो गलत रीजनिंग होती है उनके दरमियान फ़र्क किया जाता है या दुरुस्त रीजनिंग को गलत रीजनिंग से यानी इस्तदलाल से अलग किया जाता है। तो यहाँ से जो है MCQs का बाकायदा सिलसिला शुरू होता है। मैं शुरू में ही आपको इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे MCQs का जो सिलसिला शुरू किया गया है
उसका तरीक़ेकार ये रखा गया है कि ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, हु इज़ द राइटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, यानी किताब का नाम है हु इज़ द राइटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। तो इंट्रोडक्शन टू लॉजिक किताब का नाम है, उसका राइटर कौन है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इरविन कोपी, सोक्रेटिस एंड एरिस्टोटल। तो यहाँ इस बात की निशानदेही नहीं की गई कि कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको नज़र आएगा। जब हम नेक्स्ट स्लाइड को क्लिक करेंगे तो दुरुस्त जवाब जो है वो आ जाएगा। लेकिन आपने काम क्या करना है, जो बहुत अहम काम है वो ये करना है, जैसे ही MCQ आपके सामने आएगा और वो स्टेटमेंट सामने आएगी और उसके जो ऑप्शंस हैं, जो उसके आंसर्स मुतवक्को आंसर हो सकते हैं, वो सामने आएंगे, तो आपने ख़ुद जो है उसको अटेम्प्ट करना है और फौरी तौर पे जो है उसको YouTube चैनल के ऊपर जो है वो आपने कमेंट लिखना है और साथ साथ जो है आपने फिर ये देखते जाना है। तो जैसे नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आपने जो जवाब लिखा है वो दुरुस्त था या कि नहीं। तो आइए देखते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, यानी इंट्रोडक्शन टू लॉजिक किताब का नाम है, तो उसका राइटर कौन है, इरविन कोपी, सोक्रेटिस एंड एरिस्टोटल। तो देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, इरविन कोपी। तो इरविन कोपी जो है उसकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। तो उन्होंने लॉजिक के ऊपर जो है किताब लिखी है, डेट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय इरविन कोपी। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड है और इसमें MCQs का सिलसिला जारी है। एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज़ ईदर, यानी इंडक्टिव आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट्स की 2 बड़ी अहम इकसाम हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गूमेंट। तो एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज़ ईदर वैलिड और इनवैलिड, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट। यानी जो इंडक्टिव आर्गूमेंट होता है वो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, दुरुस्त या गलत हो सकता है, करेक्ट और इनकरेक्ट, या फिर वो करेक्ट या इनकरेक्ट होता है। कौन सा मुनासिब अल्फाज जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनके वो वैलिड होते हैं या इनवैलिड होते हैं, वो ट्रू और फॉल्स नहीं होते। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रीमिसेस जो होते हैं वो ट्रू और फॉल्स होते हैं, जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है डेट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो जो आर्गूमेंट होता है डेट इज़ वैलिड और इनवैलिड। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज ईदर वैलिड और इनवैलिड, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब है वैलिड और इनवैलिड। जो इंडक्टिव आर्गूमेंट होता है वो या तो वैलिड होता है, यानी वो दुरुस्त होता है, या वो इनवैलिड होता है, या वो नाजायज़ होता है। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ आर्गूमेंट दैट सीम्स टू बी करेक्ट बट कंटेन्स ए मिस्टेक इन रीजनिंग इज कॉल्ड। ए टाइप ऑफ आर्गूमेंट, यानी जो आर्ग्यू है, दलाइल जो हम देते हैं, तो दलील की या दलाइल की वो किस्म, डेट सीम्स टू बी करेक्ट, जो बज़ाहिर नज़र आती हो कि दुरुस्त है, बट कंटेन्स ए मिस्टेक इन रीजनिंग, लेकिन उसके रीजनिंग के अंदर कोई ना कोई गलती हो, कोई ना कोई उसमें नुक्स पाया जाता हो, इज़ कॉल्ड फैलेसी, ट्रूथ, आर्गूमेंट। तो इसके भी 3 ऑप्शन हैं और दुरुस्त ऑप्शन जो है ज़ाहिर है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। लेकिन उससे पहले जो है नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले आप लोगों का काम ये है कि आप इसके ऊपर गौर करें, स्टेटमेंट को समझें, उसको पढ़ें। मैंने भी इस सिलसिले में आपकी जो हेल्प की है और मैं मज़ीद इसकी वजाहत कर देता हूँ। तो आप उसको जो है वो लाजमी तौर पे YouTube चैनल के ऊपर उसको लिखें और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ज़्यादा तवज्जो के साथ जो है चीज़ों को देख रहे होंगे तो चीज़ें आपकी ज़हनशीन हो जाएंगी। और जब आप इम्तिहान में बैठे होते हैं और फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उससे पहले जो है जब आप इस एक्सरसाइज से गुजरेंगे तो यकीनन जो है ये चीज़ें जो हैं वो आपके याददाश्त का हिस्सा बन जाएंगी। ए टाइप ऑफ आर्गूमेंट, यानी आर्गूमेंट की किस्म है डेट सीम्स टू बी करेक्ट, जो बज़ाहिर नज़र आती है कि दुरुस्त है, बट कंटेन्स ए मिस्टेक इन रीजनिंग, लेकिन उसकी जो रीजनिंग है, जो उसके अंदर जो दलाइल दिए गए होते हैं, जो उसका इस्तेदलाल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। इस कॉल्ड
उसके 3 ऑप्शन हैं, फैलेसी, ट्रूथ एंड आर्गुमेंट। तो आइए देखते हैं कौन सा जवाब इसमें से दुरुस्त है। फैलेसी। फैलेसी मीन्स फॉल्स रीजनिंग, यानी रीजनिंग जो है जब हम देते हैं, इस्तेदलाल कर रहे होते हैं, तो उसमें गलती जो है वो होती है। डेट इज फैलेसी, फॉल्स रीजनिंग। तो नेक्स्ट है इन, आगे डॉट्स हैं यानी खाली जगह है। आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल प्रीमिसेस टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। दोबारा देखिएगा, इन आगे स्पेस है, इस यहाँ पे हमने एक मुनासिब लफ्ज़ लगाना है। आर्गूमेंट्स, रीजनिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल प्रीमिसेस टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो उसके 3 ऑप्शन हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड इनवैलिड। तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगेगा। तो एक दफ़ा हम देखते हैं नेक्स्ट है उसमें कौन सा मुनासिब जवाब है, और फिर हम यहाँ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि डिडक्टिव अब यहाँ पे आएगा, डिडक्टिव फर्स्ट ऑप्शन लगेगा। इन डिडक्टिव आर्गूमेंट्स, यानी जो डिडक्टिव आर्गूमेंट्स होते हैं, रीजनिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल प्रीमिसेस टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो जब हम डिडक्टिव आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी जो रीजनिंग होती है, जो आप इस्तेदलाल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डेट मूव्स फ्रॉम जनरल प्रीमिसेस टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो उसका आगाज जनरल प्रीमिसेस से होता है और वह एक पर्टिकुलर कंक्लूजन उससे जो है ड्राइव किया जाता है। तो इंडक्टिव आर्गूमेंट्स मूव्स फ्रॉम जनरल प्रीमिसेस टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो यहाँ पे आएगा डिडक्टिव। तो डिडक्टिव यहाँ इसका दुरुस्त जवाब है, यकीनन आपने इसको नोट कर लिया होगा और इसका दुरुस्त जवाब आपने दिया होगा। और नेक्स्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट है, इन आर्गूमेंट्स रीजनिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पर्टिकुलर प्रीमिसेस टू जनरल कंक्लूजन। तो इसमें है डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड करेक्ट। तो यहाँ पे जो है भी तीन ऑप्शन हैं, और इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डिडक्टिव। ये यहाँ पे कंपोजिंग की गलती मुझे लग रही है, तो ये जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो दरअसल है इन डिडक्टिव। पहला है डिडक्टिव और दूसरा जो है वो उसकी स्पेलिंग की गलती जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेकनली यहाँ पे कुछ है, गड़बड़ है इसमें। तो जी ठीक है, इंडक्टिव ठीक है, ये ठीक है, स्पेलिंग जो है डिडक्टिव, इंडक्टिव और करेक्ट। तो यहाँ पे है जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको देखते हैं क्या है, इंडक्टिव। तो इन इंडक्टिव आर्गूमेंट्स रीजनिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पर्टिकुलर प्रीमिसेस टू जनरल कंक्लूजन। तो यहाँ पे जो रीजनिंग होती है इन इंडक्टिव आर्गूमेंट्स के अंदर, तो वो स्टार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर यानी ख़ास दलाइल से, इस्तेदलाल से उसका आगाज़ होता है, फिर उससे जनरल कंक्लूजन ड्राइव किया जाता है, यानी ख़ास से अमूमी या एक आम जो है जवाब तलाश किया जाता है। जो डिडक्टिव है उसमें हम पहले जो जनरल आर्गूमेंट्स देते हैं, जनरल जो है वो प्रीमिसेस देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, और उनसे जो है हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। और इन इंडक्टिव के अंदर जो है पहले से जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पर्टिकुलर होती हैं, और उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम जनरल कंक्लूजन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है विच प्रपोजिशन इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। तो याद रखिएगा देयर आर 4 प्रपोजिशंस, और ये जो प्रपोजिशंस हैं ये इन वावल से जो है ज़ाहिर की जाती हैं, और वो 4 वावल्स हैं, ए, आई, ई, ओ। तो ये 4 जो वावल्स हैं ये जो है वो लॉजिक अंदर जो है इनको, ये प्रपोजिशन जो है उसकी जो है एग्जाम है। विच प्रपोजिशन इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन।
यानी कौन सी जो प्रपोजिशन है उसे यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन कहा जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि 4 प्रपोजिशंस हैं और वो 4 जो हैं उनको इन सिंबल से जो है या इन वावल से ज़हर किया जाता है, ए आई ई ओ। तो जो नेगेटिव यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन जो है वो किससे ज़हर होती है, उसकी अलामत कौन सी है या उसके लिए कौन सा वावल इस्तेमाल होता है, तो वो है ई। अब देखें कि ई जो है वो कहाँ से लिया गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव का जो ई है, एन के बाद जो ई है, ये रिप्रेजेंट करता है ई को। तो हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के अंदर जो है या किसी और एपिसोड के अंदर जो है जो बाकी ये जो ए है, आई है और ओ है, इनकी जो ये किस तरह बनते हैं, किन अल्फाज से लिए गए हैं, इनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है विच प्रपोजिशन इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन, द करेक्ट आंसर इज ई। और ई जो है वो नेगेटिव लफ्ज से जो है लिया गया है। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लॉजिक। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लॉजिक, यानी लॉजिक का बाप किसे कहा जाता है या बाबा लॉजिक किसे कहा जाता है। सुक्रेटिस, एरिस्टोटल्स एंड एरिस्टोटल। तो देखें ये जो नंबर 2 है डेट इज एरिस्टोटल्स, ये स्पेलिंग एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो का नाम है और दूसरा है एरिस्टोटल, दोनों मुख्तलिफ हैं, एरिस्टोटल्स एंड एरिस्टोटल। तो हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लॉजिक, द करेक्ट ऑप्शन इज, देखते हैं कि इसमें से दूसरा ऑप्शन कौन सा है और वो है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लॉजिक। एंड नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। ये भी उससे मिलता जुलता है लेकिन यहाँ जवाब उसका मुख्तलिफ होगा। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, तो यहाँ भी है एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, जॉर्ज बूल। तो 3 ऑप्शंस हैं, यानी जो सिंबॉलिक लॉजिक है ये लॉजिक की किस्म है, सिंबॉलिक लॉजिक, अलामती लॉजिक जिसको हम कह सकते हैं। तो उसमें 3 ऑप्शन हैं उसका, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू एंड जॉर्ज बूल। तो इसमें देखते हैं कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है। आपने यकीनन जो है उसको कंपोज कर लिया होगा और लिख लिया होगा। और एक बात याद रखिएगा कि बाद में आपने काउंटिंग करनी है, कि आपके कितने सवाल जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है जॉर्ज बूल। जॉर्ज बूल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। लॉजिक, बाबा लॉजिक जो है वह है एरिस्टोटल, और जो सिंबॉलिक लॉजिक है उसका जो फादर ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक है वो है जॉर्ज बूल। नेक्स्ट है बहुत आसान है, हु फाउंडेड द लॉजिक, जॉर्ज बूल, कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल। हु फाउंडेड द लॉजिक, किसने जो है वो लॉजिक को इजाद किया या लॉजिक को दरियाफ्त किया, या सबसे पहले जो है लॉजिक के ऊपर किस शख्स ने काम किया और किसने जो है इसको मुतारफ़ करवाया। तो हु फाउंडेड द लॉजिक, इसमें देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। यकीनन आपने इस वक्त तक इसको कंपोज कर लिया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द पर्सन हु फाउंडेड द लॉजिक। नेक्स्ट है देयर आर, आगे स्पेस है, टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल लॉजिक, यानी कैटेगोरिकल लॉजिक जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी इकसाम हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल लॉजिक 1, 2, 3, 4। तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त है, तो आपने बताना है जो कैटेगोरिकल लॉजिक है उसकी कितनी इकसाम होती हैं। देयर आर, तो देखते हैं 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल लॉजिक, यानी कैटेगोरिकल लॉजिक जो है उसकी 4 इकसाम होती हैं। और वो जो 4 इकसाम हैं उन्हें इन वावल्स से जो है वो ज़हर किया जाता है, ए ई आई ओ। इसमें तरतीब ऐसे लिखी होती है ए आई ई ओ, बहरहाल ये भी आप ज़हन में रखिएगा। और नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग इज कॉल्ड
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लॉजिक। दोबारा सुनिएगा, द क्वालिटी ऑफ करेक्ट रीजनिंग इज कॉल्ड। तो करेक्ट रीजनिंग का जो मुतालिया है उसे क्या कहते हैं, या करेक्ट रीजनिंग का मुतालिया क्या कहलाता है, यानी द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और लॉजिक। तो इसमें दुरुस्त जवाब कौन सा है? तो दुरुस्त जवाब है लॉजिक। यकीनन आपने ये स्लाइड देखने से पहले अपने जहन में इसका जवाब तलाश कर लिया होगा और उसको कंपोज भी कर लिया होगा। कंपोज ज़रूर किया करें, एक तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप जो हैं वो लिख रहे हैं और साथ साथ काम कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि आपको चीज़ें ज़हनशीन हो जाती हैं। और बाद में आपने काउंटिंग बेसिक करनी है, और काउंटिंग अंदर आपने बताना है कि आपके कितने जवाब जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं। और जब आप दोबारा देखेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द आपको ये वीडियो जो है, इसके जो MCQs हैं लॉजिक के बारे में, बहुत जल्द आपको याद हो जाएंगे। द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग इज कॉल्ड लॉजिक। नेक्स्ट है, द टर्म लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी जो लॉजिक सॉरी द टर्म लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लॉगिस, लॉजिक और लॉजिका। तो ये तीन टर्म्स हैं, लॉजिस, लॉजिक एंड लॉजिका। तो इसमें से कौन सा लफ्ज़ है डेट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड? तो वो है लॉगिस, यानी जर्मन ज़बान का लफ्ज़ जो लॉगिस है, LOGOS, उससे जो है लॉजिक का लफ्ज़ जो है वो अखज़ किया गया है। द टर्म लॉजिक हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लॉगिस। तो इसमें दुरुस्त जवाब है लॉगिस। आपने यकीनन जो है वो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है, ए रीजनिंग व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, टर्म, कंक्लूजन। दोबारा देख लीजिएगा, ये जो रीजनिंग है, जो इस्तदलाल है, जो दलाइल देने का जो अमल है, ए रीजनिंग व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, जब इस रीजनिंग को किसी ज़बान के अंदर जो है वो बयान किया जाता है, इस कॉल्ड, फिर इसको क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट, टर्म एंड कंक्लूजन। तो देखते हैं क्या दुरुस्त जवाब है, टर्म। तो इसको दोबारा देखिएगा, एंड रीजनिंग, ए रीजनिंग व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए टर्म। तो टर्म जो है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वहीं कमर्शियल है, और आप देखते हैं कि कमर्शियल जो है किसी भी चैनल का, चाहे वो टेलीविज़न का चैनल हो, यूट्यूब का चैनल हो, तो उसके लिए ये कमर्शियल जो है वो अमूमन आते हैं, एक पैगाम होता है कि सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप सब्सक्राइब करें इसको, ताकि आपको ये मुफीद मालूमात जो हैं वो मिलती रहें, और इससे हमारी हौसला अफजाई जो है वो भी होती रहे। हाँ जी, नेक्स्ट है, इनफॉर्मल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। जो देखें, लॉजिक की दो बड़ी इकसाम हैं, फॉर्मल लॉजिक एंड इनफॉर्मल लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक और इनफॉर्मल लॉजिक। तो यहाँ पे बात हो रही है इनफॉर्मल लॉजिक की। इनफॉर्मल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो वो कौन सी टाइप्स ऑफ रीजनिंग हैं जिन्हें इनफॉर्मल लॉजिक जो है वो जिनके ऊपर मुश्तमिल होता है? डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, वैलिड और इनवैलिड। तो इसमें से आप देखिएगा कौन सा जवाब दुरुस्त हो सकता है। फॉर्मल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो क्या है? डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, वैलिड एंड इनवैलिड। तो देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है, लेकिन इससे पहले आप इसको जो है वो आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि आपके जहन में कौन सा जवाब था, और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो इस तरह आपके साथ साथ जो है वो तैयारी भी होती रहेगी, और जवाब जो है ज़हनशीन भी होते रहेंगे। तो देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। दोबारा देखिएगा, इनफॉर्मल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ two types of reasoning which are called deductive reasoning and inductive reasoning। जी नेक्स्ट देखते हैं, द अपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज
इंडक्टिव रीजनिंग, वैलिड रीजनिंग और नन ऑफ दीज। देखें बास जो है एमसीक्यू जब दिए जाते हैं तो उसमें ए बी सी या 1 2 3 पे ऑप्शन दिए होते हैं और चौथा ऑप्शन जो है उस पर लिखा होता है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी जो है दुरुस्त नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है द अपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, यानी जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसका अपोजिट क्या है, उसके मुतजाद, उसके मुकाबले में कौन सी जो है रीजनिंग इस्तेमाल होती है। तो वो है, देखते हैं ये 3 ऑप्शन हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, वैलिड रीजनिंग और या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें देखते हैं क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। देखें ये लॉजिक का बहुत अहम मौजू है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो ज़हनशीन रखनी होंगी ताकि अगर पेपर के अंदर जो है या किसी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है तो आप इनको आसानी के साथ जो है बयान कर सकें। द अपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज इंडक्टिव रीजनिंग। यकीनन आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है फॉर्मल लॉजिक डील्स विद रीजनिंग एंड द वैलिडिटी ऑफ इंटरफेरेंसेस प्रोड्यूस्ड डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो ये 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, आप इसको फौरी तौर पे जो है कंपोज कीजिए, इसको लिखिए, नोट कीजिए, ताकि बाद में आपको पता चले कि आपने जो ज़हन में आपका आइडिया था वो दुरुस्त है या गलत है। फॉर्मल लॉजिक, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ लॉजिक, फॉर्मल लॉजिक एंड इनफॉर्मल लॉजिक। तो पहले इनफॉर्मल लॉजिक के बारे में एक एमसीक्यू था और अब फॉर्मल लॉजिक के ऊपर है। फॉर्मल लॉजिक डील्स विद, यानी फॉर्मल लॉजिक जो है उसका तल्लक है विद कौन सा है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग एंड द वैलिडिटी ऑफ इंटरफेरेंसेस प्रोड्यूस्ड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, डिडक्टिव। तो दोबारा इसको देखिएगा आप, फॉर्मल लॉजिक डील्स विद डिडक्टिव रीजनिंग, यानी फॉर्मल लॉजिक जो है उसका डिडक्टिव रीजनिंग के साथ तल्लक है एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरफेरेंसेस प्रोड्यूस्ड, और जो इंटरफेरेंसेस जो हैं जो वैलिडिटी से प्रोड्यूस होते हैं उनके साथ उसका तल्लक है। तो दुरुस्त जवाब इसका जो है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है, ये एक आपका एक अजमैशी सा है एमसीक्यू है, इसमें प्रिमिसेस दिए गए हैं और उसे आपने कंक्लूजन जो है ड्राइव करना है और फिर बताना है कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो प्रिमिसेस बेसिकली क्या है, प्रिमिसेस मीन्स स्टेटमेंट्स, जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जो जुमला लिखा होता है दैट इज कॉल्ड प्रिमिसेस। तो प्रिमिसेस फर्स्ट है एवरी कैट इज ए मैमल, यानी एवरी कैट इज ए मैमल, हर बिल्ली जो है वो मैमल होती है। मैमल मीन्स जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल। एवरी कैट इज ए मैमल, हर बिल्ली दूध देती है, ये इसका मतलब है। और प्रिमिसेस 2 क्या है, सम कार्निवर्स आर मैमल्स। कार्निवर्स भी जो है वो ऐसे जानवर होते हैं, वो किसी भी जानवर के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो दूध देने वाले होते हैं। तो सब उसमें मुख्तलिफ जानवर हो सकते हैं। सम कार्निवर्स आर मैमल्स, और कुछ कार्निवर्स जो हैं वो भी मैमल्स होते हैं। तो क्या है, सम कार्निवर्स आर मैमल। तो ये कंक्लूजन इससे ड्राइव किया गया है। तो आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये है ट्रू, इसका जवाब क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट है हु सेड लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, एरिस्टोटल और इरवन कोपी। तो हु सेड, ये किसने कहा है, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स, कि लॉजिक जो है वो एक तरीक़ेकार मेथड्स का और प्रिंसिपल्स यानी मुख्तलिफ जो असूल होते हैं इनके मुताला का नाम है। यूज टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्राम इनकरेक्ट, जिसे करेक्ट से यानी करेक्ट जो है, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं उनसे इनकरेक्ट को अलग कर दिया जाता है। ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए जो करेक्ट है
करेक्ट रीजनिंग से इनकरेक्ट रीजनिंग को अलग कर दिया जाता है। यानी जो दुरुस्त है, जो सच है, उसमें से अगर कोई झूठी बात शामिल है उसको अलग कर दिया जाएगा। तो ये जो अमल है दैट इज कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट। तो क्या है? इरविन कोपी। तो इरविन कोपी ने जो लॉजिक की डेफिनेशन की है ये दरअसल वो है। नेक्स्ट है देयर आर मूड्स 54, 64, 74। तो 3 ऑप्शन हैं। तो आपने बताना है कि मूड्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो देखते हैं 64 मूड्स। तो देयर आर 64 मूड्स। तो मूड्स जो हैं उनकी जो तादाद है वो 64 हैं। ये भी इरविन कोपी ने जो है अपनी किताब के अंदर जो है इसका जिक्र किया है कि देयर आर 64 मूड्स। जी नेक्स्ट है साइलोजिज्म मीन्स एनी डिडक्टिव आर्गुमेंट इन विच ए कंक्लूजन इज inferred from 2 premises, 4 premises, 3 premises। तो सैलोजिज्म क्या है? सैलोजिज्म मीन्स एनी डिडक्टिव आर्गुमेंट। जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है उसमें से इन विच ए कंक्लूजन इज इन्फर्ड फ्रॉम, जिससे कंक्लूजन ड्राइव किया जाता है। तो हमने इससे पहले एक MCQ आया था जिसमें हमने देखा था कि डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, जिसमें हम फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल स्टेटमेंट से, जनरल प्रीमिसेस से हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन जो है ड्राइव करते हैं, उसे जो है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट कहा जाता है। तो साइलोजिज्म मीन्स एनी डिडक्टिव आर्गुमेंट, कोई भी डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है इन विच ए कंक्लूजन इज इन्फर्ड फ्रॉम, जिससे कंक्लूजन अक्सर किया जा सकता है। तो कितनी प्रीमिसेस होती हैं? 2 प्रीमिसेस, 4 और 5। तो करेक्ट आंसर इज 2 प्रीमिसेस। जैसा कि इससे पहले जो है वो एक आया था कि प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 और उससे आपने कंक्लूजन ड्राइव करना है। तो द करेक्ट आंसर इज 2 प्रीमिसेस। जी नेक्स्ट है हु रोट द बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। यानी किताब का नाम है ए टेक्स्ट बुक ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। तो ये किताब किसकी लिखी हुई है? इरविन कोपी, करामत हुसैन, मॉन्टेस्क्यू। यानी हु रोट द बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, इरविन कोपी, करामत हुसैन, मॉन्टेस्क्यू। देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। और इससे पहले जो है आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर इसका जवाब लिख लें। करामत हुसैन। तो करामत हुसैन जो है ही इज़ द पर्सन हु रोट द बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। और नेक्स्ट है ए सीरीज ऑफ एनी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड कंक्लूजन, लॉजिक, आर्गुमेंट। तो आप इसका जवाब लिखिएगा, आपके ज़हन में होगा कि ए सीरीज ऑफ एनी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कुछ जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ए सीरीज और एनी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के कुछ जो स्टेटमेंट्स होती हैं, या स्टेटमेंट्स का जो ग्रुप होता है या उसकी जो सीरीज होती है, वो सीरीज 2, 3, 4, 5 स्टेटमेंट्स का हो सकती है। उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंक्लूजन, लॉजिक और आर्गुमेंट। तो देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है, लेकिन इससे पहले आप फौरी तौर पे लिख लीजिएगा। तो दुरुस्त जवाब है आर्गुमेंट। यानी ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, या एनी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट की डेफिनेशन भी है। यानी आर्गुमेंट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आपने यही है वो स्टेटमेंट लिखनी है, ए सीरीज आर एनी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो ये उसकी डेफिनेशन भी है और यहाँ MCQ भी उस वाले से शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एनी एरर इन रीजनिंग इज कॉल्ड। जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं तो रीजनिंग के अंदर जो एरर होता है, जो गलती होती है, वो क्या कहलाती है? एनी एरर इन रीजनिंग इज कॉल्ड इनकरेक्ट, फॉल्स, फलेसी। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एनी एरर इन रीजनिंग इज कॉल्ड इनकरेक्ट, यानी उस एरर को इनकरेक्ट कहा जाता है, उस एरर को फॉल्स कहा जाता है, या उसको फैलेसी कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज फैलेसी। फैलेसी मीन्स फॉल्स रीजनिंग, गलत रीजनिंग देना। तो ये है
फैलेसी। तो एनी एरर इन रीजनिंग इज कॉल्ड फैलेसी। इसमें नंबर 3 जो है ऑप्शन जो है इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं ए फैलेसी। फैलेसी क्या है? गलती है जो रीजनिंग के अंदर जब हम रीजनिंग दे रहे होते हैं, प्रीमिसेस दे रहे होते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई गलती होती है तो डेट इज कॉल्ड फैलेसी। ए फैलेसी इन विच द प्रीमिसेस आर इररेलेवेंट टू द कंक्लूजन मीन्स इनकरेक्ट प्रीमिसेस, वैलिड प्रीमिसेस, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। दोबारा देखिएगा, ए फैलेसी इन विच द प्रीमिसेस आर इररेलेवेंट, यानी ए फैलेसी ऑफ इन विच जो अपने प्रीमिसेस दिए हुए हैं, तो ए फैलेसी ऑफ ऐसी फैलेसी यानी ऐसी कोताही या ऐसी गलत दलील जिसके अंदर प्रीमिसेस आर इररेलेवेंट, उसके अंदर कोई जो प्रीमिसेस हमने दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें से कोई इररेलेवेंट हो सकती है, उसका उसके साथ तल्लक नहीं है, वो इररेलेवेंट है टू द कंक्लूजन, यानी उसका कंक्लूजन के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? इनकरेक्ट प्रीमिसेस, वैलिड कंक्लूजन और फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। तो देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है, लेकिन इससे पहले आप फौरी तौर पे जो है इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कंपोज करें यूट्यूब चैनल पर, कमेंट के अंदर जाकर उसको आपने करना होता है और बाद में आपने इसकी काउंटिंग भी करनी है। और अगर आप उसको कर रखे हैं तो फिर ज़ाहिर है मुझे भी इसका पता चल जाएगा कि आपने कितने जवाब जो हैं दुरुस्त लिखे हैं। तो ये है फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। तो फैलेसी ऑफ रेलेवेंस जो है ये एक टर्म है। तो आप ये देखिएगा कि ये अगर आप ध्यान से करते हैं और अच्छे तरीके से कर रखे हैं तो ये टर्म्स आपको याद हो जाएंगी। ए फैलेसी इन विच द प्रीमिसेस आर इररेलेवेंट टू द कंक्लूजन मीन्स फैलेसी ऑफ इररेलेवेंस। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, तो आपने ये लाइन जो है वो लिखनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और यकीनन आपके जो इम्तिहानात होते हैं उनके तैयारी के सिलसिले में ये आपके लिए बड़ी मुफीद जो है वो साबित हुई होगी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने जो इल्मी सफ़र है जिसका आपने जो है वो बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से आप इस मंज़िल पर पहुँचे हैं, आप इसे मज़ीद मेहनत करके जो है आप इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो अल्लाह हाफ़िज़।